नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि 2047 में जब भारत की आजादी को 100 वर्ष पूर्ण हो, तो भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2047 के इंतजार में है ही नहीं। वो उससे पहले ही ज्यादातर काम निपटा लेना चाहते हैं। आज बात होगी उसी एक बड़े काम की, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होगी, बहुत पता नहीं लगेगा, लेकिन वो जोर का झटका जो धीरे से इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को देगा ना, वो जब हो जाएगा तो शायद उनको समझ आएगा कि भैया ये कार्यक्रम उनके साथ हो क्या गया है। आज उसी की बात होगी। देखिए, अगर प्रधानमंत्री को ये तय करना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे और अमूलचूक रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब जब इस सरकार ने वो करने का प्रयास किया, तो विपक्ष हो या पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो, वो उसके बीच में आकर उसके जो पहिए हैं उसमें ब्रेक लगाने का काम करता है। जब भूमि अधिग्रहण कानून आया तो उसका विरोध हुआ, 3 कृषि कानून तो उसका विरोध हुआ, सीए तो उसका विरोध हुआ, वक्फ तो विरोध हुआ, एनआरसी की बात आती है तो सब कूद पड़ते हैं, यूसीसी की बात आती है तो सब कूद पड़ते हैं। ये वो सारे कानून हैं जो भारत में अगर आपको जो बिल्कुल मूलभूत परिवर्तन करना है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे के सारे ये बड़े बड़े नाम यूसीसी, एनआरसी, एसआईआर, ये सुनते ही ना एक माहौल तैयार हो गया है। इन शब्दों से ना अब सरकार भी थोड़ी कभी कभी असहज हो जाती है कि अननेसेसरी क्यों इन चीजों में पड़ना। तो सरकार ने कहा कि भैया ऐसा है, अगर कान ऐसे नहीं पकड़ सकते इसका मतलब ये नहीं है कान नहीं पकड़ा जा सकता, कान को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर, कृषि कानून है, ठीक है, हमने सेंटर में कानून नहीं पास किया, स्टेट को कह दिया अपने मंडी सिस्टम को रिफॉर्म कर लीजिए, कार्यक्रम वहां एग्जीक्यूट हो रहा है। यूसीसी की बात है, मुझे लगता है कि इस देश में यूसीसी के नाम पर एक पूर्ण रूप से एक कानून आ जाए उसकी संभावना कम है। तो सरकार ने कहा ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। शादी की बात आती है, पॉलीगैमी बैन कर दिया आसाम के अंदर, एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार है, कोई भी स्टेट इंप्लीमेंट करे। आप डाइवोर्स की बात करते हैं, हमने ट्रिपल तलाक पे कार्यक्रम कर दिया। जमीन की बात आती है, हमने वक्फ पे एक कानून लाकर रख दिया। मान लीजिए यूसीसी की भी बात है, तो हमने उत्तराखंड का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, कोई भी राज्य से इंप्लीमेंट कर सकता है। वैसे ही जब वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी की बात आती है, जब इन कंगलुओं को निकालने की बात आती है और इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करने की बात आती है, तो एसआईआर इंप्लीमेंट किया जाता है। वो अलग बात है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोर्ट जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई बहुत हाथ सफलता लगती नहीं है। और आने वाले समय में अगर सरकार एनआरसी के ऊपर कुछ करना चाहती है, तो फिर से हंगामा होगा। तो सरकार ने सोचा भैया ये सब चीजें करनी है तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा लाया जाए कि सारी चीजें उसी के अंदर हो और वो ऐसी चीज हो जिसका ये विरोध भी ना कर सके। तो भैया एसआईआर और एनआरसी से बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है और वो है सेंसस। अब लोग कहेंगे भैया जनगणना, ये तो 150 साल से होती आ रही है, इसमें क्या खास है? इस बार की जनगणना बहुत खास है। इससे पहले जनगणना हुई 2011 के अंदर, 2021 के अंदर दोबारा से ये जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना आ जाता है। तो क्योंकि आपको लगभग 30-40 लाख लोग डोर टू डोर भेजने हैं, तो इसलिए उसे थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। लेकिन इस दौरान जितने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये वो, फला कानून, फला आंदोलन, फला एजिटेशन, फला ग्रुप निकल गया, अब किसान निकल गए, अब युवा निकल गए, अब दलित निकल गए, ये जो सब चल रहा है, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी था। और इनके लिए जो असली ग्राउंड वर्क कर रहे थे, जो फुट सोल्जर थे, ये वो इलीगल लोग हैं जो आज परेशानी का सबब है। तो इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए, इनको कैसे चिन्हित किया जाए, उसका इंतजाम इस सेंसस के अंदर किया गया। सेंसस का तो नहीं विरोध कर सकते आप किसी कानून का कर सकते हैं, जनगणना का नहीं कर सकते ना। तो उस जनगणना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहां पर ही बहुत लोग चिन्हित हो जाएंगे और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी और उनको निकालना उतना ही इजी हो जाएगा। आज उस पर ही बात होगी। 16 जून 2025 को सेंसस की घोषणा हो जाती है कि सेंसस होगा, नोटिफिकेशन आ जाता है। लगभग 2 दिन पहले उसके लिए फंड्स और गाइडलाइन भी जारी कर दिए जाते हैं। लगभग 11,700 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एलोकेट किया गया कि इस बार सेंसस होगा। 30 से 34 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड पर उतरेंगे इस जनगणना को करने के लिए। जब 2011 में जिन लोगों ने जनगणना देखी होगी, वहां पर क्या होता था, एक बड़ा सा पर्चा लेके आता था जनगणना वाला, वो आपके सामने बैठ के भरता था, आपका नाम, पिता का नाम, कितने घर में लोग हैं, और वो सब मैनुअली भरा जाता था।
कई बार उसमें दिक्कत आती थी, कोई कहता था भैया मेरा पर्चा, डीएम पूछता था कहाँ है, वो कहता था मेरा पर्चा बकरी खा गई, मैंने गलत भर दिया, ओवर राइटिंग हो गई, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती थी। इस बार सरकार ने क्या किया कि एक टैबलेट दे दिया है जिसमें प्री डिफाइंड फॉर्म होगा, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होंगे, जो मिनिस्ट्री से, राज्यों से, अलग अलग लोगों से बातचीत कर कर वो पहले ही पैरामीटर भर लिए गए हैं, उसमें से फीड करना है, आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये जो सेंसस है इस बार 2 हिस्सों में होगी। पहली अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 के अंदर चलेगी, और जो दूसरा फेज है वो फरवरी 2027 के अंदर होगा, और 1 मार्च 2027 तक ये सेंसस पूरी हो जानी है। अब असली खेल शुरू होता है। असली खेल इस तरीके से शुरू होता है कि जब पहला फेज होगा 30 दिन के अंदर करना है, मतलब आप अप्रैल से लेकर सितंबर की विंडो तक कभी भी 30 दिन पकड़ लीजिए कोई राज्य, कि उस दौरान आपको वो सेंसस करानी है। पहले फेज में क्या होगा कि एक आदमी आएगा आपके घर, और वो आपके घर आकर ये पूछेगा भाई साहब ये आपका घर है, वो कहेगा हाँ, ये बताइए कि इसके अंदर कितने टॉयलेट हैं, कितनी किचन है, कितने जीने हैं, कितना इसका एरिया है, वो सारी की सारी जानकारी, और उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, वो सारी जानकारी आपसे ले लेगा और वो फीड कर देगा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी जो इस पूरी की पूरी जनगणना की क्रक्स है, वो जियो टैग कर देगा। वो ये जियो टैग कर देगा कि एक जगह है, मकान नंबर 50 है, उसमें इतने कमरे हैं, इतने वाहन हैं, इतने टीवी हैं, इतने लैपटॉप हैं, इतनी लाइट है, इतने पंखे हैं, सब कुछ उसके अंदर डेटा फीड हो जाएगा, और इतने लोग रहते हैं, और आपका एक जियो टैग हो जाएगा। और ये जरूरी है, पहले क्या होता था कि जो जनगणना वाला है, मान लीजिए एक प्रधान के घर बैठ गया और पूरे गांव का कर दिया उसने ना, अब नहीं कर सकता। अब उसे उस घर के पास जाना पड़ेगा, वहां खड़ा होगा, डेटा फीड करेगा, और उसके बाद वहां जियो टैगिंग होगी ये पता करने के लिए कि वो व्यक्ति उस मकान नंबर 50 पे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, वहां क्या क्या चीजें हैं, सारी जानकारी अब सरकार के पास होगी। और उसके बाद फेज 2 शुरू होगा, और फेज 2 में जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा दोबारा से मकान नंबर 50 पर, फिर पूछेगा कितने लोग हैं साहब, वो कहेगा मान लीजिए 7 लोग हैं, पहले भी 7 बताए थे, चलिए भैया नाम बताइए एक एक का, नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, रोजगारी है, बेरोजगारी है, सब कुछ वहां पर डेटा फीड होगा। तो जो लोग जाति जनगणना का झुंझुना बजा रहे थे, वो जाति जनगणना भी इसके अंदर आ जाएगी। जो धर्म के आधार पर ये कहते हैं, जो अपनी संख्या को, जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि भैया मेरे तो इतने लोग हैं, मान लीजिए अब्दुल है, उसके घर में है 10 आदमी, उसने बता दिया 14। पिछली बार सरकार कैसे उसे पकड़ती, भैया कौन अब्दुल है, फला 10 बता दिया, 14 बता दिया ना, अब तो उसका जियो टैग हुआ जो नंबर है ना, उसे पकड़ेगी सरकार और सीधा अब्दुल के पास पहुंचेगी। हाँ भाई कितने बताए थे जी साहब, 14 बताए थे, चल निकाल भाई 14 कौन कौन है, पता लगा अंदर से 10 ही निकले, और पता लगा उन 10 में से भी 2 कंगलू निकल गए, तो वो अब्दुल फंस जाएगा। कोई भी हो सकता है, अब्दुल हो सकता है, कोई राहुल हो सकता है, जो भी है, जो भी इसमें झूठ बोलेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा या गलत डेटा उसके अंदर फीड करेगा, तो उसे जेल भी भेजा जाएगा। यह भी इसमें तय किया गया है। तो जो जियो टैगिंग हो गई है, अब आप झूठ बोलने का स्कोप जो है आपके लिए बहुत कम हो गया है, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, और वहां से उठाकर आपकी सारी जानकारी अब सरकार के पास होगी। आपका नाम, एज, पता, रोजगार, आपके घर में क्या क्या संसाधन है, क्या नहीं है, आप कितना कमाते हैं, ये सब चीजें होंगी। देखिए सरकार ने ये पहले भी करने का प्रयास किया था, जब आधार से सब कुछ कनेक्ट करने का प्रयास किया गया था कि हर चीज आधार से कनेक्ट कर दी जाए, ताकि सरकार के पास एक डेटा हो कि भैया एक फला आदमी है, उसके पास ये रिसोर्सेज हैं, इन चीज की कमी है और ये चीजें इस तक पहुंचनी चाहिए। सरकार अपनी जो स्कीम्स है वो उसी हिसाब से तैयार करेगी, लेकिन उसी दौरान ये सारा का सारा इकोसिस्टम कोर्ट पहुंच जाता है प्राइवेसी के नाम पर। और जस्टिस पुत्तुस्वामी की जो बेंच है, लगभग 9 लोगों की जो बेंच बनी थी, उसने कहा कि भैया राइट टू प्राइवेसी है वो बहुत बड़ी चीज है और वो इस सब चीज को खत्म कर देता है। लेकिन इसके माध्यम से अब सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा होगा विद पिन पॉइंटेड लोकेशन कि कौन, कहां, क्या और कैसे है। और अब यहां से क्या खेल शुरू होगा, आपके पास एसआईआर आपने कराई, एक जगह है 100 वोट थी, वहां पर एसआईआर कराने के बाद वो 80 रह जाती है, 20 वोट कट जाती है। तो सरकार को अब ये पता है कि ये 80 लोग
लगभग ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 20 लोग बचे। अब उस 20 में से मान लीजिए 10 ऐसे हैं जो मर गए हैं, विस्थापित हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं, वो कट गए हैं। अब बचे 10। मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण उठा के देखिए, लगभग वहां 85 लाख वोट ऐसे निकल के आए हैं जहां बाप बेटा की उम्र में बहुत अंतर नहीं है। एक 20 साल का है, एक 35 साल का है, या माफ कीजिएगा एक 20 साल का, एक 25 साल का है। 13 लाख वोट ऐसे हैं जहां बाप बेटे मां सबका नाम एक है। तो अब ऐसे लोगों का डेटा सरकार के पास होगा, सेंसस का डेटा सरकार के पास होगा। इसके अलावा जो फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड का जो बड़ा नेक्सस पकड़ा जा रहा है कि भैया 15 लाख वहां से पकड़े, 10 लाख वहां से पकड़े, 5 लाख वहां से पकड़े, वो डेटा सरकार के पास होगा। 35 लाख आधार कार्ड एक एक राज्य में कैंसिल किए जा रहे हैं, सरकार के पास वो डेटा होगा। जब इन सब डेटा को एक साथ बैठकर स्क्रूटनाइज किया जाएगा, एक साथ रखकर जब उसकी स्क्रूटनी होगी, तो सरकार को जब उस एक के ऊपर एक वो डेटा रखा जाएगा तो समझ आएगा कि भैया इसमें ये चीजें सही हैं, ये गलत है। और वहां से असली जो एनआरसी की प्रक्रिया है, एनआरसी में तो आप नेशनलिटी चेक करते हैं ना, यहां तो आपने ये भी चेक कर लिया कि जो वो कंगलू बैठा है उसने इस देश के संसाधन में से कितने टीवी अपने घर में लगा लिए, कितने पंखे लगा लिए, कितनी लाइट लगा ली, कौन सा घर कब्जा आया है, वो घर कितने गज कब्जा आया है और किस जगह कब्जा आया है, वो जानकारी तक सरकार के पास होगी। और उसके बाद जब डिटेंशन सेंटर बनेंगे, अब सरकार ने कह दिया डिटेंशन सेंटर बनेंगे, यूपी में तो हर जिले में ही बन रहा है। असम वाला अलग खेल खेल रहा है, पुष्कर धामी अलग खेल रहा है, फडणवीस अलग खेल रहा है। जब यहां पर ये चीजें डेटा आप रखेंगे, मैंने सुबह भी कहा था डेटा इज द किंग, डेटा से बड़ी चीज कोई नहीं है। आप किसी चीज को इवेट कर सकते हैं, किसी चीज से बच सकते हैं, उस फैक्ट से कैसे बच सकते हैं, उस डेटा से कैसे बचेंगे? और आपकी हर जानकारी सरकार के पास है। तो वहां से जब डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, पहले आपको डिटेक्ट करेंगे, फिर आपको डिलीट करेंगे, फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे, कार्यक्रम समाप्त। तो एनआरसी के लिए जो होमवर्क किया जा रहा है, जो एनआरसी के लिए पूरा का पूरा आपके पास एक डेटा सेट होगा, वहां से आप एनआरसी कर पाओगे, ये बहुत जरूरी है और बहुत इजी हो जाएगा सरकार के लिए। और ये बहुत लोग सेंसस के नाम पर उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो सारा का सारा खेल होगा, जो सरकार ये पूरा का पूरा सेंसस करेगी, जियो टैगिंग करेगी, ये सब तय करेगी भैया आपके पास क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ रहेगा सरकार के पास। तो आपको डेटा प्राइवेसी की डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है उसके हिसाब से ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। तो ये सारी जानकारी के बाद सरकार के लिए इजी रहेगा किसी को डिटेक्ट करना और यहां से डिपोर्ट करना। एसआईआर के विरोध में लोग कोर्ट में गए हैं, कृषि कानून के विरोध में कोर्ट में गए हैं। कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं है जिसके विरोध में ये सारे के सारे लोग कोर्ट में ना गए हों। ये आप लिख कर रखिए, इसके विरोध में भी लोग कोर्ट में जाएंगे। डेटा प्राइवेसी का हवाला दिया जाएगा और बहुत सारी ये कपिल सिब्बल ये वो सब पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन अमित शाह का जो कार्यक्रम होता है ना, 370 में पूरे घोड़े खोल लिए, राम मंदिर में खोल लिए, एसआईआर में खोल लिए। जो बैकग्राउंड वर्क है, जो तैयारी करके वो व्यक्ति पहुंचता है, और उस तैयारी की बानगी है कि जब 102 का बुखार होता है ना, तो संसद में दूसरों को पसीना आता है। क्यों कहना पड़ा राहुल गांधी को कि वो हाथ कांप रहे थे? हाथ नहीं कांप रहे थे साहब, आपके पैर कांप रहे थे। उस तरीके से कार्यक्रम लेकर ये सरकार चल रही है। इसलिए आने वाले समय में जो ये सेंसस है इस बार की, और मान लीजिए कोई डेटा नहीं दे पाता है, बहुत जरूरी है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपना सही डेटा सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम लोगों के बीच में से वो जो फिल्टर है वो होगा। इसलिए इसे एसआईआर और एनआरसी से बड़ी जो कार्रवाई है, मैं ये वो मानता हूं। और जो विपक्ष है वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेगा, बहुत सारी कमियां ये वो जो चलेगा चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार की सेहत पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे अपने हिसाब से, देखिए जितना विरोध करते हैं ना, जितने इनके तरकश में तीर होते हैं निकाल के छोड़ देते हैं। सरकार कहती है अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसकी काट ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, और उसके लिए फिर कंपोजिट प्लान आता है। और मुझे वो इस बार सेंसस में वो होता दिखाई दे रहा है। अब विरोध की बानगी ऐसी है कि सरकार एक और कानून ला रही है, इसी संसद सत्र में ला रही है, मनरेगा। देखिए विपक्ष ने ये विरोध तो किया, उसकी एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। विपक्ष क्या विरोध कर रहा है कि आपने मनरेगा का नाम चेंज कर दिया,
उसका नाम वीबीजी राम जी एक्ट कर दिया है। इसमें राम ले आए हैं, इसमें इंग्लिश ले आए हैं, गांधी जी का नाम हटा दिया है, लेकिन कोई इस पे बहस नहीं कर रहा कि दरअसल इस कानून के अंदर क्या है। आपको सिर्फ उस सिंबलिज्म पर लड़ना है। लेकिन इस सरकार में, इस कानून के अंदर जो सरकार का जो इंटेंट है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था ना संसद के अंदर कि मनरेगा में कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपकी असफलताओं का जीता जागती ट्रॉफी है। पहले क्या है, मिट्टी मिट्टी भर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, और जो लूट चल रही थी मनरेगा में उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दो तरीके से आप कोई कार्यक्रम करा सकते हैं भैया। आपने एक तो आपने दिहाड़ी पे करा लिया, एक आपने ठेके पे करा लिया। ठेके पे तो क्या है कि आपने कहा भैया ये गड्ढा है, ये भरा जाना है, ठेकेदारी ने तय कर लिया भैया मैं इसके 5,000 रुपए लूंगा और मैं कर दूंगा। अब सरकार ने सोचा, पूर्ववर्ती सरकारों ने सोचा भैया इसमें तो कोई फायदा नहीं है, 5,000 तय हो गए, उतने ही देने पड़ेंगे, तो उन्होंने कैसे करना, दिहाड़ी पे कार्यक्रम शुरू। जो काम 3 दिन में होना था उसे 10 दिन तक खींचो गड्ढा बढ़ने को, तो उसमें ज्यादा लीकेज हो सकता है, ज्यादा पैसा खर्चा किया जा सकता है। और वही कार्यक्रम था मनरेगा, कि मिट्टी भर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, यही कार्यक्रम सब चल रहे थे, और कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था कि क्या क्या काम हो सकते हैं। और सारा का सारा पैसा सेंटर देता था। राज्य सरकार अपने हिसाब से कहती थी भैया हमें ये करना है, सेंटर पैसा देता था, और राज्य सरकार के पास पैसा गया, उसे कैसे इस्तेमाल किया, कैसे नहीं किया, क्या हुआ, वो सबने देखा मनरेगा के अंदर। लेकिन सरकार ने अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें तय कर दी हैं। पहला, अब इसके अंदर 100% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार नहीं देगी, 60 देगी, 40 देना है राज्य सरकार को, ताकि जब उसका पैसा फूके तो उसे भी लगे हाँ भाई हमें कार्यक्रम कराना है। उसके बाद आप अपना एक कंपोजिट प्लान तैयार करके देंगे जो उसी ग्राम सभा के लेवल पर होगा। वो तैयार होगा, वो सेंटर को जाएगा, उसके लिए बजट एलोकेट होगा, उसके लिए मॉनिटरिंग होगी, गड्ढा भरा कि नहीं भरा, कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ। पहले वो सिस्टम नहीं था, और सरकार ने इसमें से सब हटा दिया। सिर्फ 4 फील्ड ऐसे हैं जो इसमें अब होंगे, सिर्फ इन 4 चीजों के लिए काम होगा। पहला, वाटर वर्क, यानी पानी जो भूजल है उससे रिलेटेड ही कार्यक्रम इसके अंदर होंगे। दूसरा, जो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि मान लीजिए सड़क बननी है, या कोई पंचायत भवन बनना है, या स्कूल बनना है, उसी तरह के कार्यक्रम इस मनरेगा के अंदर हो सकते हैं। गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, मिट्टी नहीं भरी जाएगी। मिट्टी का तो क्या था, 2 ट्रॉली लाकर घेर दिया, आपने कहा काम हो गया, पता लगा बारिश हुई, उसमें से 1.5 बह गई, आधी रह गई, आपने कहा फिर उसका टेंडर छूटता था, फिर भरो, यही काम चलता रहता था। या थोड़े दिन बाद वो मिट्टी बैठ जाती थी, वो कहते थे नहीं नहीं कम हो गई है, फिर भरो, फिर उसी को खुदवा देते थे, यही कार्यक्रम चल रहा था। उसके अलावा तीसरा है जो लिवलीहुड से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर काम होगा। और तीसरा, जो डिजास्टर आता है, वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनके लिए बिहार में बहुत जरूरी है, बाढ़ आती है, उसके लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले 100 दिन की गारंटी का इसमें प्रावधान था, अब इसमें 125 दिन की गारंटी का प्रावधान है। यानी पैसा भी देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा अब स्टेट को इसमें इंक्लूड करना है। 4 चीजें डिफाइन कर दी गई हैं, इन्हीं से रिलेटेड काम होंगे, ऐसा नहीं है आप कहीं भी कुछ भी कराएंगे। ज्यादा दिन आपको वर्क मिलेगा। तो ये सब चीजों को लेकर अब जब जिस तरीके से मनरेगा के साथ सरकार काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, अरे वो महात्मा गांधी का नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। क्योंकि जब तक भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विकसित नहीं होगा, उसमें जो मूलभूत चीजें हैं उसके ऊपर काम नहीं होगा, तब तक आप कितने भी 2047 के मिशन, मैं कह रहा हूं 3047 के बना लो जी मिशन, क्या फर्क है। जो अननेसेसरी वर्क थे वो हटा दिए गए, नंबर ऑफ डेज वो बढ़ा दिए गए, जो सेंटर है उसकी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, स्टेट का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई गई। यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है, और जहां जरूरी काम है उन्हीं के ऊपर ये कार्यक्रम किया जाएगा। सरकार ने इससे पहले भी मनरेगा में बहुत सारे प्रयास करने का काम किया, इसे ठीक करने का काम किया, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया। पहले लगभग जो महिला इसमें हिस्सेदारी थी 48% थी, उसे बढ़ाकर लगभग 58% किया गया। इसमें जो आधार था, पहले लगभग 76 लाख इसमें एनरोल थे, अब वो 12 करोड़ से ऊपर है। जो पहले पेमेंट होता था वो लगभग 37% ऑनलाइन होता था, अब लगभग 100% होता है। लेकिन इसके बाद भी जो चोरी थी वो रुक नहीं रही थी, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। विपक्ष इस पे कहीं बात ही नहीं कर रहा।
कि साहब इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वही बात है ना, कृषि कानून आए, आपने उसकी निटी-ग्रिटीज पे बात नहीं की। नहीं, इसे हटा ही दो। इस पे भी आप इसकी बात कीजिए ना, भैया ये क्लॉज में कमी है, इसे इस तरीके से नहीं, ऐसे करा जाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नहीं भाई, इसका नाम चेंज कर दिया। और विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने इस देश का कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा अपने परिवार के नाम पर नाम रखने के लिए। एयरपोर्ट से लेकर, स्टेडियम से लेकर, पुरस्कार से लेकर, गली मोहल्ले, खंभों तक, हर जगह उन्होंने अपने नाम दिए और वो इसका विरोध कर रहे हैं। जब जनता ये चीजें देखती है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, जब जनता अपनी बात कहती है कि भैया एक व्यक्ति है वो रिफॉर्म की बात कर रहा है और एक व्यक्ति है वो नाम की बात कर रहा है, और जब वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है तो इन्हें दिक्कत होती है। तो इसलिए कह रहा हूं, सरकार हर जगह जिस तरीके से रिफॉर्म लाना चाह रही है, सेंसस एनआरसी है एक तरह का, मनरेगा, जब उसमें मैं आपको इसलिए इस वाले का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से रिफॉर्म करने का प्रयास है, लेकिन किस तरीके से उसका विरोध होता है। खैर, यहां से इस बारे में जो भी डेवलपमेंट आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे जैसे आगे सेंसस भी होगा, उसमें से जो जानकारियां निकल के आएंगी, भैया एसआईआर में तो बड़ी खतरनाक जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं। अभी बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल से लगभग 1.5 करोड़ नाम कटने की बात आ रही है, यूपी से 4 करोड़ नाम कटने की बात आ रही है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप समझिए कि सिस्टम के अंदर कितनी गंदगी थी। और मात्र एक एक्सरसाइज से, मात्र एक कार्यक्रम से वो गंदगी कितनी साफ हो रही है। और अगर ऐसा रेगुलर इंटरवल पर चलता रहे, चीजें होती रहें, तो चीजें कहां से कहां पहुंच सकती हैं। खैर, इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।